हेलो बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्राम में। तो दोस्तों, आज हमारा बैच आरंभ प्रचंड का ये पहला वीडियो है जो हिंदी सब्जेक्ट का है, जो 12th हिंदी का है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 12th हिंदी का पहला चैप्टर जो बातचीत है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आप लोग को यह बताना चाह रहे हैं कि यह बैच आप लोगों का 12th हिंदी वालों का है, जिस बैच का नाम है आरंभ प्रचंड। यह आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, खास करके 12th जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। संपूर्ण हिंदी गद्य खंड एवं कवित्त का आपको पूरा वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, हम लोग आज का कार्यक्रम यहीं स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है वो है बातचीत, जो जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम वही बता रहे हैं। देखिए पहला चीज है यहाँ पे, क्या पहला चैप्टर है आप बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। देखिए यहाँ क्या है, बालकृष्ण भट्ट किसका लेखक है? ये बालकृष्ण भट्ट बातचीत का, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को और निधन 20 जुलाई 1914 को। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जिसके पिता व्यापारी थे, पैसे से व्यापारी थे, और माता एक सुसंगीत महिला थी। और जिन्होंने यानी कि उनकी माता पार्वती देवी ने बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने के लिए अभिरुचि जगाई थी। फिर इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की थी। देखिए, आरंभ में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, जो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। ठीक है, इनकी वृत्ति जो है, देखिए 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन किया। ऐसे किस तरह है, फिर उन्होंने 1888 में प्रयाग की कायास्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए गए। फिर इन्होंने देखिए, फिर हम लोग आगे आते हैं। फिर इस तरह से आप लोग उसका बालकृष्ण भट्ट का जीवनी इस तरह से पढ़ लीजिएगा। फिर हम आते हैं, देखिए 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की थी। ठीक है, इस तरह से आप लोग पूरा इसका पूरा पढ़ लीजिएगा और हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये बालकृष्ण भट्ट का ही आपका उसका जीवनी था। अब हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। कहानी में इसका क्या है, देखिए अब हम लोग कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी है। देखिए क्या है, यानी कि मनुष्य को जो बोलने की अभिरुचि दी है, वही जो भगवान जो मनुष्य को बोलने की अभिरुचि दी है, उसको हम लोग वाक शक्ति कहते हैं। ठीक है, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में ना हो तो हम उन्हें नहीं जानते। जो मनुष्य अगर नहीं बोल सकता है, उस मनुष्य का चरित्र हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए हो तो, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदा में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। बातचीत का ढंग है निराला, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन को की बहुत सी स्तुति करे एवं करावे, और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे, जहां कोई मर्म या नोक की चुटीला बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठाओ। देखिए, इसमें यही कह रहा है, अगर मनुष्य में
अगर उसको वाक शक्ति ना हो तो वह समस्त सृष्टि उसके लिए गूंगी प्रतीत होती है। यानी और जो मनुष्य बोल नहीं सकता है और उसका चरित्र हम लोग पता नहीं कर सकते वो मनुष्य किस प्रवृत्ति का है। यही पैराग्राफ में ही बताया गया है। तो अब हम लोग आगे आते हैं, जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामख्या ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिनमें करतल ध्वनि अवश्य हो। यानी इसमें ही कह रहा है जो सब मनुष्य को यानी कि उसमें वाक शक्ति होनी चाहिए, और यानी कि तब वो समस्त सृष्टि उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। फिर हम लोग दूसरा पैराग्राफ में आते हैं। अगर आपके सामने भी किताब है तो किताब को अवश्य खोल लें। तो हम लोग अब आगे पैराग्राफ में आते हैं। देखिए क्या है, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है। देखिए बातचीत करने का भी कुछ जो ठेठी होता है, जो अपने घर के माध्यम से बातचीत करते हैं, वही है। उसमें ना कर्तन ध्वनि का कोई मौका है और ना लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमियों प्रेम प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उतना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। घरेलू बातचीत मन रवाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती। देखिए स्पीच क्या है, स्पीच वही है जिसमें आदमी को मोटिवेशनल मिलता है, ठीक है। और हमारा बातचीत जो होता है वो देखिए बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होने से ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये हम लोग आगे आगे ही पढ़ेंगे। अगर उसी में तीसरा आदमी आ जाता है तो उसका बातचीत का लय सुर बिगड़ जाता है, ठीक है। बातचीत दो आदमी में ही हो तो बहुत ही अच्छा होता है, जो अपने एक दूसरे से अपने दिल की बात कर सके, ठीक है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, अगर वही दोनों आपस में बातचीत करें, अगर उसमें तीसरा लड़का आ जाए तो लड़का का दिक्कत हो जाएगा। कहा कि उसका जो पहले जो बातचीत कर रहा था, तीसरा लड़का आते ही तो उस लड़के को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लड़का आते ही उस लड़के को दिक्कत हो जाएगा। उसी में जहाँ एक लड़का लड़की बात कर रहा है, उसमें कहीं तीसरा लड़की आ जाए तो उस लड़की को दिक्कत होगा। समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आगे की ओर आते हैं, जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है। देखिए जिस तरह मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए खाने पीने चलने की जरूरत होती है, उसी तरह मनुष्य में वाक शक्ति भी होना जरूरी है। वहाँ बातचीत का भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा होता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। देखिए अगर मनुष्य बातचीत करता है तो उसके अंदर की भाप जो धुआं होता है उसके धुआं बनकर वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। चित हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ पड़ते हैं। यानी कि जिसको बातचीत करने का तरीका मालूम हो जाता है उसको खाना पीना का भी टेंशन यानी कि नहीं, सब कुछ भूल जाता है। जैसे समझ रहे हैं, लड़का लड़की बात कर रहा है, समझ नहीं कहाँ से कहाँ तक कितना देर बात कर लेते हैं, ना उसको खाना ना पीना कोई चीज़ का गम नहीं होता है। दुनिया कहाँ पे कहाँ है लेकिन उसको कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। वो अपने मग्न में है, उसको समय का मालूम चलता है नहीं है। वो लोग क्या बात करते हैं नहीं करते हैं वही लोग समझे। तो हम लोग आगे की ओर आ आते हैं। उसी तरह से देखिए बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने का लय पड़ जाती है वो उसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो एक आदमी था जिसका किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक के मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। जो रॉबिन्सन क्रूसो का जो होता है उसको 16 वर्ष तक उसको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, ठीक है। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। देखिए रॉबिन्सन क्रूसो जो था उन्होंने 16 वर्ष तक जंगल में यानी कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी उसी की आवाज सुना था। 16 वर्ष के बाद उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक वाणी सुनी थी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था
जंगली बोली में कहा था। पर उस समय, जब नेक्स्ट पेज में आते हैं, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्तियां में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। यानी कि मनुष्य का जो वाणी होता है वो आदमी को कहाँ से कहाँ तक प्रेरित कर देता है, लुभा देता है। समझ, आदमी यानी कि बोल के भी मनुष्य का दिल को जीत सकता है। यानी कि मनुष्य जो होता है वो मनुष्य की वाणी से भी कोई आदमी को दुख हो सकता है। उन्होंने अपने प्रेम से बातें करने की कितनी लालच रहती है, अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। देखिए आ गया, लेकिन जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसके अंदर क्या गुण, क्या दोष, क्या अच्छा बात है, क्या गंदा बात है, मालूम ही नहीं चलता वो कैसी प्रवृत्ति के हैं। वेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है। यानी कि वेन जॉनसन का कहना है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तो उसका शास्त्र का पता नहीं चलता। जब तो वो बोलता है, जब वो बोल लेता है तब उसका मनुष्य का गुण सिद्ध होता है कि वो शास्त्राकार है। बहुत ही उचित जान पड़ता है। अब हम लोग दूसरा पैराग्राफ में आते हैं। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग यह सभा ना समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। किसने कहा था? एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। तो देखिए, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब 2 की बात कोसों दूर चली जाती है। जब 2 मनुष्य आपस में बातचीत करते रहते हैं और उसी बीच तीसरा व्यक्ति आ जाते हैं तो उस बातचीत का लय कहाँ चल जाता है मालूम नहीं हो जाता है। कहाँ कितना कुछ दूर चल जाता है, कोस दूर चलता है, मालूम नहीं चलता है। कहा भी है कि 6 कानों में पीरा बात खुल जाती है। यानी कि अगर बात 6 कानों में गया तो वो बात फैल जाती है। वह 2 कानों तक ही बात रहनी चाहिए। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उससे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। तो हम लोग आते हैं, अब इस तरह से हम लोग समझे क्या बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही बहुत ही भयंकर तरीका से हो जाता है, जो एक दूसरे से दिल खोल कर बातचीत कर सकते हैं, जो यानी एडिसन ने कहा था। ठीक है, अब हम लोग यही वही सब है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साँट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। जैसे यानी कि हम लोग बचपन में करते थे, यानी कि जब माँ देती थी गर्म दूध कप या गिलास में तो हम लोग पानी में रखते थे। तो यानी कि उस गिलास को हम लोग पानी में रखते थे, यानी कि उस पानी में जो गमला में जो पानी था वो पानी भी गर्म हो गया और यानी कि इधर दूध का जो असर उसमें पानी भी आ गया। यानी कि यही कहना है कि एक दूसरे का असर दूसरे में आ जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है पर पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे तक पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने की कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है। देखिए, अगर मनुष्य के बगल में कोई दूसरा मनुष्य बैठा हो तो उसका गुण अवश्य आ जाता है। ये तो बातचीत है। अगर हम लोग बातचीत पास पास में बैठे रहेंगे तो उसका बातचीत सुन ही लेगा। जब गुण एक दूसरे में प्रवेश कर सकता है तो उसी तरह विद्युत भी एक दूसरे में प्रवेश कर सकता है और उसी तरह यानी कि बातचीत भी एक दूसरे में प्रवेश कर सकता है। वही बात है, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है। तो हम लोग आते हैं
पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा। इसे कौन ना स्वीकार करेगा? अस्तु अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण है। ठीक है, तीनों चित्त मान लो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रश्न की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुप्त चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नख सी जड़ जाती है। उपरांत जब चार होती है ही जब 4 होते ही जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नख सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तो तब बेद कुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी निभाया जाएगा। क्या? अगर जो कुछ 3 या 4 व्यक्तियों के बीच बातचीत किया जाएगा वो आपका फॉर्मेलिटी निभाया जाएगा। ठीक है, तो गौरव और संजोदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत की जाएगी। बातचीत तो केवल राम रमोवल है, यानी कि वो बेकार है। और 4 आदमी के बातचीत हुआ तो वो बेकार है। सिर्फ असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। ठीक है, उससे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुड्ढों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है, यानी कि 2 बुड्ढों की बातचीत प्रायः शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ है। यानी कि जब बूढ़े सब बात सुनाते हैं तो उसमें 10 बात सुनाते हैं जिसमें 4 झूठ है, 6 सही है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होगा। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। अपने लियाकत के नशे में चूर हम चूनी दिगरे नेस्त अखड़पन की चर्चाएं छोड़ेंगे। हम 2 शैलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। उसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसा कि रस सनी बात सुनने को भी भाग्य लगा। यानी कि इसमें भी यही लिखा है, अगर 2 सहेलियों के बातचीत की निराला कुछ अलग ही है। ठीक है, और 2 बुढ़ियों की बातचीत का प्राय प्रकरण बहू बेटी वाली ही होती है। यानी कि 2 बुढ़ी जो बातचीत करती है वो अपने बहू के बारे में, अपनी बेटी के बारे में बातचीत करती है। हमारे बहू ऐसे हैं, हमारे बहू ऐसे हैं, वही बातचीत करती है। तो अपनी बहू का या बेटों का गिला शिकवा होगा या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमण सराय छोड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोदे दांत निकाल लड़ने लगेगी। फिर अंत में 2 बुढ़ियों की बातचीत में दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अगर 2 खिलाड़ी है, अगर उनमें बातचीत हो जाए तो वो अपने तारीफ के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सब पाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। यानी कि स्कूल के लड़कों की जो बातचीत होता है उसमें अपना शिकायत होता है, तारीफ होता है। वही टीचर से शिकायत कर दिया, कोई अपना वही से पढ़ाई के बारे में बातचीत होता है, वही बात है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनना। अगर कोई दूसरा लड़का पढ़ने में तेज है तो उससे दूसरे लड़का बहुत जलते हैं। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में
राज कागज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतखई होती है, यानी कि बतखई क्या होता है ये समझिए। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फालतू का बात में बात बढ़ाते जाते हैं। बात छोटा सा है, कोई झुकना नहीं चाहते, इतना बात को आगे ले जाते हैं, वहीं खून खराबा, मारपीट हो जाता है, लास्ट में कोई जख्मी या किसी की मौत हो जाती है। वो यानी कि बदखई होते हैं, जो यानी कि अशिक्षित होते हैं। हमारे देश में ऐसा घटना बराबर होती है। कुछ लड़के भी आजकल बहुत बदखई होते हैं, इतना हम लोग भी जानते हैं। लड़की लड़ लड़की लड़, लड़कों लड़के वालों की ओर से एक साथ आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़कों के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। फिर देखिए, बातचीत के अनेक तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर कुछ अलग ही है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या, आर्ट ऑफ, आपका प्रश्न भी आएगा आगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहाँ तक कि बड़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यह है कि इसमें स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। ठीक है, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है, यानी कि सुहिद्र गोष्ठी इसी का नाम है। सुहिद्र गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों के लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। वर्णन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सियाने अपनी ताकत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में है, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। कभी आवेग ही नहीं, मुर्ग और बेटर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस गांव में परस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। उड़न कपट और एक दूसरे को अपने पंडित के प्रकाश में से बाट में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ साथ आपको मिलेगी। घंटे भर का काम करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिल्ली दोस्तों के बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों को आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सारक भिन्न होती होगी। अनुभव और दूरंदेशों में से खाली ना होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी होती। देखिए, इसमें प्रश्न आया क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यही है, जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में अधिक पाए जाते हैं, यानी कि ये बातचीत करने का एक शैली है जो यूरोप के लोगों में बहुत पाया जाता है। ठीक है, और इसमें चतुराई के साथ एक ऐसे प्रसंग छड़ जाते हैं जिसमें कान को सुनकर अत्यंत सुकून मिलता है। आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखिए, यानी कि घबराने की बात नहीं, और आपको लगेगा लगभग 5 से 10 मिनट लगेगा, उसके बाद कहानी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ तक कि हमने भारी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है।
बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह का संभव नहीं है, और जो दो ही जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे, यानी कि या तो हम जाके दूसरे पे कृपा करें या तो कोई आके हम पे ही कृपा करे, यही कह रहा है यहाँ पे। पर ये सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर ही नहीं लगेगी, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई है। तो अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफी बर्ताव किया जाना तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि वह शक्ति हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि हम अपने से बातचीत कर सके। देखिए इसमें यह कह रहा है हम अपने अंदर वह शक्ति आप शक्ति प्रदान करें जिसमें हम अपने अंदर बातचीत कर सके, यानी कि अपने से बातचीत करने का कुछ, यानी कि अत्यंत प्रसन्न मिलता है, यानी कि अपने से बातचीत करने का आपका इतना प्रसन्न मिलेगा वो आप ही समझ सकते हैं। लेकिन उससे आपका अच्छाई बुराई आपको मालूम चलेगा, आपके अंदर क्या है, आप कैसा है, तो आप में क्या कमी है, इसके आप अपने से आप अंदर में बातचीत करके इसका आप समझ सकते हैं अपने आप को। तो देखिए आगे, हमारी भीतरी मनोवृत्ति परीक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना है। देखिए हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है प्रति रंग नए नए रंग दिखाया करती है, ठीक है। वह एक प्रपंचात्मक संसार का एक बहुत बड़ा शीशा है, आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी मुंह देखो, सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। जो एक कुछ ऐसा चमन निष्ठान है जिसमें हर किस्मत के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की शेर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। इसी शेर का नाम ध्यान या मनोयोग है। क्या है? ध्यान या मनोयोग, इसी शेर का नाम। या चित्त को एकाग्र करना है जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर या अवाक हो अपने अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अभाग्य है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार के दमन हो गया है। हमारी जिन्हा कतरनी के समान सदा स्वचंदन चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अज्ञ शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक अपने बातचीत करने का यह साधन आवाज साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य, क्या शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमात्र एकमात्र सोपान है। क्या देखिए लास्ट में क्या कहा है, शक्ति जो हमारा परम पूज्य है और परमात्र एकमात्र सोपान है। देखिए अभी हम लोग का ये कहानी आपका खत्म हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग यही समझे, क्या ये हम लोग कौन कहानी पढ़े, पहले आप लोग को ये समझ हम लोग अभी बातचीत कहानी पढ़े, ठीक है, जिसका जन्म यानी कि जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। उसके पहले उसका हम लोग जीवनी पढ़े, तो जीवनी में पढ़े उसका जन्म, उसका मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, उसका निवास स्थान का, उसका माता पिता क्या नाम था, उसके माता पिता क्या थे। उसी तरह से हम लोग कहानी के बारे में पढ़े। कहानी में हम लोग यही समझे, क्या रोबिन्सन क्रूसो जो था वो 16 वर्ष तक किसी आदमी का मुंह नहीं देखा था। वो उन्होंने फ्राइडे का जब उन्होंने 16 वर्ष के बाद मुंह देखा तो उन्होंने उसको अत्यंत प्रसन्न मिला। तो उसके बाद हम लोग फिर एडिसन ने कहा कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, अगर वहाँ तीसरे व्यक्ति हो तो अपने दिल खोल के बातचीत नहीं कर सकते। और हमारी जो यानी कि मनुष्य के अपने भीतर की सोचन शक्ति बढ़ानी चाहिए और अपने अंदर बातचीत कीजिए। आप लोग अपने अंदर बातचीत करने से आप लोग को बहुत ही प्रॉफिट है। इससे आप अपने अंदर की सब कहानी समझ सकते हैं, आपके अंदर क्या है, क्या गड़बड़ी है, क्या ठीक है, क्या नहीं है, वो आप अपने अंदर अपने चरित्र के बारे में आप लोग पता कर सकते हैं। फिर हम लोग पढ़े आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यह बातचीत करने का एक बहुत ही
बेस्ट तरीका है जो यूरोप के लोग हम बहुत ही पाए। तो यानी कि इसमें बातचीत के ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिसमें कान को सुनकर अत्यंत प्रसन्न मिलता है। तो उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे, क्या है कि हमारी जो जीभ होती है, हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति होती है, वो प्रतिक्षण बदलती रहती है, ठीक है? प्रतिक्षण बदलती रहती है, यानी कि वो हमारे शरीर का एक परंपरात्मक आईना है, जैसी चाहो वैसी सूरत देखो। ठीक उसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन से करेंगे। जैसे क्वेश्चन से क्या, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है? अगर देखिए अगर हमें वाक शक्ति ना हो तो ये समस्त सृष्टि हमारे लिए गूंगी प्रतीत होती है। हम लोग इस सृष्टि का आनंद नहीं ले पाते, हमारे अंदर गुण अवगुण का पता नहीं चल पाता। यही फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बातचीत के समय में बेंच और एडिशन क्या था? देखिए एडिशन कहा था यानी कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, जिसमें तीसरे व्यक्ति आते ही उस बातचीत का शुरू तरीका खत्म हो जाता है, ठीक है? फिर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? और सिर्फ प्रश्न आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यानी कि बातचीत करने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है जो यूरोप के लोगों में बहुत ही पाया जाता है। उसी तरह से हम लोग यानी कि इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। अगर आपको यानी कि इस आरंभ प्रचंड बैच को इस तरह से आप लोग, आपका बैच है यानी कि हमारा बैच नहीं आपका बैच है, ये आप लोगों के लिए बैच है। यानी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यानी कि इसके लिए मैं आप पे नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो यानी कि इस तरह से हम इसका कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू।